हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में सीआर सर्किट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, इसका हमने वेक्टर डायग्राम भी देखा, वोल्टेज का, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, और फिर एक और ग्राफ देखा था जो इम्पीडेंस का था, मॉड ऑफ जेड ई टू द पावर माइनस j5। यहाँ पे हम बता रहे थे माइनस साइन इसलिए लिया गया था ताकि ये ग्राफ जो बना है निगेटिव में, इसको पॉजिटिव में किया जा सके। ठीक है, तो हमने जो बनाया और बुक ने जो बनाया है, यहाँ पर किताब से जो बना है, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। क्या मिस्टेक लग रही है? देखो, 1/ωc पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेशन किया है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये जो आपका लाइन है ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को ऊपर बना देते हैं। ये ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरह से एंगल फाई है और 1/ωc आपका इस तरह से इस डिस्टेंस पर है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया गया है, ध्यान देना, ये वेक्टर जेड का जो वेक्टर डायग्राम है, ये वेक्टर डायग्राम आपका यहाँ से बना है, इस इक्वेशन से। किस इक्वेशन से बना है? ये tan phi = 1/ωc/r। तो tan phi 1/ωc ये भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखना चाहिए, पर किताब ने इसको निगेटिव लेकर के किया है, बुक ने। ठीक है, इसलिए उसका नीचे बना है। हमारा डायग्राम जो बनेगा कुछ इस तरह से ऊपर बनेगा वेक्टर जेड का इंपीडेंस का। ठीक है, यही मॉडिफाई करना था। आप बगल में एक और डायग्राम इसके लिए बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा है, सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रजिस्टर इन सीरीज। ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस a capacitance and a resistance in a series, ठीक है, इसको सीरीज रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट। देखिए, ये नाम भी दिया गया है इसका। ठीक है, कंसीडर, चलिए इसके अंदर देखिए कि कंसीडर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, consider an alternating voltage Vt applied to a series circuit as shown in figure। देखो क्या फिगर कह रहा है, यहाँ पर एक इंडक्टेंस लगा है, इसके साथ एक कैपेसिटेंस है, एक इंडक्टर है ये जिसका इंडक्टेंस L है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, और एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, ये हुआ, और ये तीनों जाकर के कनेक्ट है एक वोल्टेज सोर्स Vt से, और इसमें IT करंट फ्लो हो रही है। कुछ इस तरह की हमारी सर्किट है जिसकी हमें एनालिसिस करनी है। ठीक है, देखिए, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, जो वोल्टेज Vt होगा वो कैसे डिवाइड होगा, देखो, IT × R
प्लस एल डी आई टी बाई डी टी, ठीक है, और प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी। ध्यान दीजिएगा ये Q/C होता है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और इसको लिखा कैसे गया है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, इसलिए यहाँ पे जो इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है उसको पॉजिटिव ही लिया गया है। डीसी सोर्स होता तो वो निगेटिव डायरेक्शन में हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे अपोजिट बार बार वो फेज चेंजिंग आ रही है, इसलिए इसी डायरेक्शन में लिया गया है, ठीक है। ये हो गई बात। यहाँ पे Q की जगह पे आई टी डी टी हमने लिख दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। इसको नाम हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इन वेक्टर फॉर्म, नाउ इन वेक्टर फॉर्म, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर i इंटू आर प्लस एल वेक्टर डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर i इंटू डी टी। ध्यान दो, वेक्टर i इंटू आर प्लस एल, यहाँ पे i का जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या आएगा, j ओमेगा i, ये हम बता चुके हैं, यहाँ पे बार बार नहीं लिखेंगे। 1/c, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे आता है 1/j ओमेगा, और ये होता है वेक्टर i, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये वेक्टर v है, वेक्टर i हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें, बचेगा क्या, r प्लस j ओमेगा l प्लस, या इसको नाम दे दो साइन, माइनस कर दें हम लोग, j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस हो जाएगा j बाई ओमेगा c, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहां पर वेक्टर v बाई वेक्टर i निकालो, वेक्टर v बाई वेक्टर i क्या आएगा, देखो r प्लस j कॉमन ले लो, इसकी जगह पे xl प्लस xc हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, वेयर xl इक्वल टू ओमेगा l एंड xc इक्वल टू -1 बाई ओमेगा c, कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, कॉल्ड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनको हम लोग इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहां पर देखो, इसको और हम मॉडिफाई करें, वेक्टर v बाई वेक्टर i इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं r प्लस j इंटू एक्स, ठीक है। x को नाम दे दो वेयर x इक्वल टू xl प्लस xc, ठीक है, ये नाम हमने दे दिया है। ठीक है, अब देखो ये जो नाम है इसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस, वेक्टर v बाई वेक्टर i इक्वल टू वेक्टर z, और नेक्स्ट पेज में ये देखो इसके लिए लिखा हमने, और इसके लिए लिख रहे हैं वेयर z इक्वल टू r प्लस जे एक्स, कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट, ठीक है, ये सर्किट लिखा हमने। ये बात हो गई इतनी, जैसे पहले करते थे वैसे ही सब कुछ एनालिसिस करनी, इसीलिए 1 बाई 1 हमने बताया एक एक चीजें पहले भी, यहाँ पे हम तेजी से चल रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसको बोलेंगे इम्पीडेंस, और वेक्टर जेड को लिखेंगे कैसे, हियर वेक्टर जेड विल बी
ऑफ द फॉर्म वेक्टर z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z e टू द पावर j5, कुछ इस तरह का इसका फॉर्मेट होगा। तो ये फॉर्मेट है, इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा सा ओपन कर दें, cos फाई प्लस j sin फाई मैग्नीट्यूड ऑफ z cos फाई प्लस j इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ z sin फाई। देखो इसको कंपेयर कर दें, किससे कंपेयर करें, यहां पे इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 2, ऐसे नाम देते चलिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर इसको नाम दीजिए 4। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 3 और 4 को। कंपेयर करिए तो रियल पार्ट क्या है, मॉड ऑफ जेड कॉस फाई इक्वल टू आर के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट जो है मॉड ऑफ जेड साइन फाई जो है वो किसके बराबर है, एक्सएल प्लस एक्ससी के बराबर है यहाँ पर। ठीक है, यानी एक्स के बराबर है, एक्स किसके बराबर है, एक्सएल प्लस एक्ससी के। ठीक है, इतनी बातें हो गई। स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्ससी का स्क्वायर होल स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या आ जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्ससी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड इसका। अगर एंगल फाई देखना हुआ तो हियर एंगल फाई इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan फाई। देखो मॉड ऑफ जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू एक्सएल प्लस एक्ससी बाई आर, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, देखो यहां पे ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करें, इस तरह की वैल्यू आ गई हमारी tan फाई, और यानी कि फाई और मैग्नीट्यूड ऑफ जेड निकल गया यहां से। ठीक है, अब आ जाइए इक्वेशन 2 को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करिए, क्योंकि हमें करंट का निकालना है, वैल्यू कितना होगी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ बाय इक्वेशन 2 वेक्टर आई बाई वेक्टर वी बाई वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जेड, यहां से वेक्टर आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर वी बाई वेक्टर जेड। हियर अप्लाइड वोल्टेज इज ऑफ द फॉर्म, जो हम लोग इनिशियल अप्लाइड वोल्टेज कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर वी इक्वल टू कैसा, वी नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी का फॉर्मेट है इसका ऐसा। तो ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो वेक्टर आई का फॉर्मेट कैसा आ जाएगा, देखो वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर वी की जगह पे क्या हो जाएगा, वी नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी अपान इसकी जगह मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इंटू ई टू दी पावर जे फाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इंटू ई टू दी पावर जे, आगे ले लीजिए ओमेगा टी माइनस फाई। ये फॉर्मेट बनेगा वेक्टर आई का। इसको लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर आई इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई, ये नाम दे दिया हमने। ठीक है, ये नाम दे दिया, इसको कौन सा बोले इक्वेशन नंबर, यहां तक हम चले हैं, इसको 5 दे दीजिए नाम, इसको 6 दे दीजिए, सबकी जरूरत पड़ती जाएगी। इसको 7 दे देते हैं, इसको 7 दे देते हैं, इसको 8 दे दीजिए नाम। ठीक है, ऐसे नेमिंग करते चले जाएं। वेयर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, इसको वी नॉट बाई जेड का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्ससी का होल स्क्वायर, कुछ ये मैग्नीट्यूड है। वी नॉट बाई जेड की जगह पे क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह पे ओमेगा एल प्लस
या माइनस साइन है यहाँ पे, प्लस नहीं है, एक्स सी माइनस 1/ओमेगा सी के बराबर है, -1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट आ गया आई नॉट का। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। अगर वेक्टर आई का फॉर्मेट आ गया हमारा, कैसा आया है इक्वेशन 8 से, नाउ वोल्टेज ड्रॉप निकालो। नाउ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सब टूल्स के जितने टूल्स लगे यहाँ पे, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, उनके क्रॉस क्या होगा। नाउ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर विल बी, देखो वोल्टेज ड्रॉप क्या क्या आएगा। पहले रजिस्टर के क्रॉस पहला लिखो, वी आर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आई इंटू आर है। आई का फॉर्मेट कैसा हमने लिखा है, आई नॉट ई टू दी पावर, इस तरह से आया आई का फॉर्मेट, वही हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, आई नॉट आर इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी जो वोल्टेज है वो करंट की ही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आया है, यहाँ पे -5 है, जल्दी जल्दी चक्कर में गड़बड़ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट एग्जैक्ट वही फॉर्मेट आया हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस फाइव। ऐसे ही दूसरा लिखिए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंशियल, वो क्या आया हुआ है, देखो यहां पर फॉर्मेट उसका जे ओमेगा एल इंटू वेक्टर आई है, जे ओमेगा एल इंटू वेक्टर आई। वेक्टर आई की जगह पे क्या लिखेंगे, आई नॉट ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब देखो जे को यहाँ पे हम लोग ओमेगा एल जो है वो तो एक्सएल है, एक्सएल इंटू आई नॉट किसके बराबर होगा, वी नॉट के बराबर। ठीक है, यहाँ पर वी नॉट रहने दीजिए, यही रहने दीजिए फॉर्मेट, क्योंकि सब वैल्यू यहाँ पे सेम ले रहा है, पर हम सेम नहीं ले रहे हैं, इस मतलब आई नॉट और ही रहने दीजिए। इसको लिखे ओमेगा एल आई नॉट, जे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर जे पाई बाई टू, ये हो जाएगा ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस फाइव, ये बन गया फॉर्मेट। ऐसे तीसरा कैपेसिटर के क्रॉस क्या था, देखो यहां पर जो फॉर्मेट है 1/जे ओमेगा सी इंटू वेक्टर आई है, 1/जे ओमेगा सी इंटू वेक्टर आई की जगह पे आई नॉट इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस पाई फाइव, ऐसे है 1/जे है। यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो -जे बाई ओमेगा सी आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस फाइव, माइनस जे की जगह पे ई टू द पावर -जे पाई बाई टू लिख सकते हैं, और उसको ऊपर यहाँ पे कंपनसेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, आई नॉट बाई ओमेगा सी ई टू दी पावर जे बाहर ले लीजिए ओमेगा टी -5 माइनस पाई बाई टू, कुछ ये आ जाएगा फॉर्मेट वेक्टर वीसी का। इन सबको अलग अलग इक्वेशन नाम देते चलिए, जो इसको नाम देना है कुछ, देखो इसको क्या नाम देंगे हम लोग, ये जो हमने घेरे में बंद किया है इनके नाम क्या होंगे, 9 तक पहुंचे हैं, 10 11 12। अब इन सब के हमें ग्राफ देखने हैं। ठीक है,
वेक्टर डायग्राम देखना है। नाउ वेक्टर डायग्राम ऑफ दी वेक्टर जेड, सबसे पहले देखिए वेक्टर जेड का वेक्टर डायग्राम क्या होगा, इसके बाद और चीजों का हम लोग वेक्टर डायग्राम देखेंगे, ठीक है। नाउ वेक्टर डायग्राम ऑफ इक्वेशन, देखो वेक्टर डायग्राम ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये, इक्वेशन नंबर हमने नहीं डाली क्या यार, 4 हमने इसको डाल दिया, ठीक है। इसको 4A नाम दे दीजिए, इसको 4B नाम दे दीजिए, ठीक है। वेक्टर डायग्राम ऑफ इम्पीडेंस, बाई इक्वेशन 4A, 5 एंड 6, इन सभी इक्वेशंस का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है। 4A, 5 एंड 6, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा वेक्टर डायग्राम, देखो बहुत आसान है, बार बार बता चुके हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक हमारी इमेजिनरी एक्सिस होगी, एक हमारी रियल एक्सिस होगी, ठीक है। ये 2 एक्सिस होंगी, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, ये हमारी रियल एक्सिस है, ठीक है। नाम दे दे हम लोगों का, सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री पर, ठीक है। ये हो गई, इसका नाम है इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारी रियल एक्सिस, ठीक है। अब देखो वेक्टर जेड जो है वो कैसे लिखा गया है, e⁻j फाई, ठीक है। फाई tan फाई जो है XL + XC/R है, तो इसको हम लोग मानते हैं XL + XC अगर पॉजिटिव मान करके चलें तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, देखो इसके 3 पार्ट हो सकते हैं। पहला केस लेकर के चलो, इक्वेशन 6 से XL + XC है, इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको 6A नाम दे दो, XL की जगह ω_L, इसकी जगह पे -1/ωc/R, ये हो गया। इसको 6B नाम दे दो, ठीक है, तब आसान होगा आपके लिए समझना। इसको हम समझाना चाह रहे हैं जो चीज, ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, कई बार कर चुके हैं, करते रहिएगा आराम आराम से, इसको सीखते भी रहिएगा। पर जो हम बताने जा रहे हैं वेक्टर डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैसे बन रहा है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, ω_L ω_c से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ω_L ω_c से 1/ωc से बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ω_L जब इससे छोटा होगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो जो पहला केस हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे, यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, ω_L जो है ω_c से बड़ा है, तब क्या होगा, देखो अगर ω_L ω_c से बड़ा है, ये आपका ओरिजिन है 0, यहां पर जो है ये वेक्टर z है, इमेजिनरी एक्सिस पर देखो यहां पर क्या वैल्यू लिखी गई है, ω_L - 1/ωc की, जो ये वैल्यू है ये बता रही है कि ω_L ω_c से बड़ा है, इसीलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, और यहाँ पे R है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तभी तो tan फाई लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हियर यहाँ पर लिखिएगा हियर ω_L इज ग्रेटर देन 1/ωc, ऐसा कंसिडरेशन हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा चलेंगे तब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऐसे ऊपर हम लोग दिखा देंगे इसको। अब देखो
अगर नॉर्मल फॉर्मेट देखा जाए, जे ओमेगा एल और ओमेगा सी, ओमेगा एल पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखा गया है, इस डायरेक्शन में आएगी वैल्यू। ये होगा ओमेगा एल आपका, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी। ये नीचे है निगेटिव में, ठीक है, निगेटिव में है तो निगेटिव में चला जाएगा। देखो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव होता है ना, तो इस तरह से ओमेगा एल और ओमेगा सी को आप दिखा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट बन गया। अब दूसरा केस लेके चलिए, जब ओमेगा एल और ओमेगा सी बराबर हो जाए, उस केस में क्या होगा, यही वेक्टर जो होगा वो आ जाएगा सीधे यहां पर। उसको हम लोग अलग से बना दें, अलग से ही बनाना पड़ेगा, या इसी में दिखा दें। तीनों केसेस को इसी में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये दूसरे केस के लिए आप बनाइएगा अलग से, ये छोड़ करके क्या बनाएंगे, फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर आपका ये हो जाएगा वेक्टर z व्हेन ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, इसके बराबर हो जाए। और तीसरा केस क्या बनेगा, निगेटिव में जाएगा, जब ओमेगा एल ओमेगा सी से छोटा हो जाए, तो एंगल फाई जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में, यही फाई। आर तो अपनी जगह पर है, जैसे है वैसे ही है। ये तब वेक्टर z हो जाएगा कब, व्हेन ओमेगा एल इज लेस देन 1 बाई ओमेगा सी, तब वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। ये लिखा किससे गया है, केवल यहीं से लिखा गया है, tan फाई इक्वल टू जो होता है ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी अपान आर। इसी से इस वेक्टर को दिखाया गया है। और इस वेक्टर z का जो फॉर्मेट है वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ z इंटू ई टू द पावर जे फाई, और मैग्नीट्यूड ऑफ z किसके बराबर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स एल प्लस एक्स सी है, या ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी है, ठीक है। इसी फॉर्मेट से इसको हमने बनाया हुआ है। ये तीनों डायग्राम एक ही में हमने दिखा दिया है, आप अलग अलग भी बना सकते हैं केस, अलग अलग केस लेकर के, ठीक है। अब इसी तरह से वेक्टर का भी डायग्राम बनाइए। देखिए वेक्टर के डायग्राम कैसे बनेंगे, नाउ वेक्टर डायग्राम, वोल्टेज के डायग्राम, वेक्टर डायग्राम कह रहा हूं, वोल्टेज के जो डायग्राम होंगे वो कैसे बनेंगे। नाउ वेक्टर डायग्राम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है, ये बनाते हैं हम लोग। देखो इसमें भी 3 केसेस बनेंगे, तो 3 हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। पहले 3 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिनरी और रियल, ताकि बार बार ना करना पड़े। ठीक है, तीनों के नाम दे दीजिए। ओ है यहां पर, ये भी ओ है। सब जगह पे हमने अलग अलग ओरिजिन बना लिया है। 3 केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर भी। ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस आई है और ये रियल एक्सिस है। नाम भी लिख देना तो गड़बड़ हो जाएगा। इमेजिनरी, ये है रियल, ये भी है इमेजिनरी, ये है रियल, ये है इमेजिनरी और ये है रियल। ठीक है, इस तरह से नाम हो गया। अब फिर से देखो यहां पर इक्वेशन किसका किसका इस्तेमाल करोगे आप। इक्वेशन नंबर, शुरुआत करते हैं हम लोग 7, 8, 9, 9 छोड़ करके 7, 8, 10, 11, 12 बाय इक्वेशन 7, 8, 10, 11 एंड 12 इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यहां पर जो फाई है
उसके बारे में चर्चा होगी जरूर होगी। देखो सबसे पहले इक्वेशन नंबर, जहां पर हमारा ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ωc है, यानी फाई जो है वो पॉजिटिव है। इस केस के लिए लेकर के चलिए जहां पर फाई जो है वो पॉजिटिव है, ये बराबर हुआ तो फाई किसके बराबर हुआ, पॉजिटिव के, इससे बड़ा हुआ। यहां पर फाई किसके बराबर हो गया, 0 के। यहां पर क्या है, फाई जो है वो निगेटिव के बराबर, फाई यहां पर निगेटिव है हमारा। तो ये बातें आप याद रखिएगा, तीनों केसेस के लिए फाई जैसे जैसे अलग अलग होगा वैसे वैसे हमारा डायग्राम भी बदलता जाएगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले फाई पॉजिटिव है, अगर फाई पॉजिटिव है तो वेक्टर v जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो वेक्टर v जो वोल्टेज ड्रॉप आया हुआ है, यानी जो टोटल वोल्टेज है वो क्या है बन के आया, देखो V0 e⁻j⍵t, कुछ इस तरह से बन के आया हुआ है। और वेक्टर i जो है वो ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो फाई इसमें कम है, निगेटिव में है फाई, ठीक है। यानी फाई व ओमेगा टी में से फाई हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर फाई निगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, पहले देखो पहले हम लोग वेक्टर वी आर की डायरेक्शन दिखाते हैं। यहां पर देखो जैसे जैसे केसेस बदलते हैं हम लोगों को डिनोट करने के तरीके भी बदल रहे हैं हर जगह, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे बनाया जा रहा है। यहां पर मान लेते हैं वेक्टर वी आर है, अगर ये वेक्टर वी आर है जिसका फॉर्मेट कैसा आया हुआ है, इक्वेशन नंबर 10 से देखिए I0R e⁻j⍵t-5, कोई एक रैंडम लेकर के चलिएगा, जरूरी नहीं जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे बनाइए, कोई भी एक लेकर के बनाइए, पहले उसी के अकॉर्डिंग सब बदलेगा। अगर हमने वेक्टर वी आर को इसी एक्सिस पर, रियल एक्सिस पर बनाया है, ठीक है, ये जरूरी इसलिए था कि रियल एक्सिस पर बनाना, क्योंकि जो वी आर है वो रियल क्वांटिटीज में आया है, जो रेजिस्टेंस आर है वो रियल नंबर है, ठीक है, इसलिए वी आर को हमने रियल पर बना दिया यहां पर, ठीक है। लेकिन पिछले केसेस में आप जब देखेंगे वी आर जो है वो यहां पर नहीं बना हुआ है, वो कुछ इस तरह से हमने एंगल से बना दिया था। तो ये आपके ऊपर है कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह दिखाइए, जैसे आपको इच्छा करे वैसे दिखाइए, पर ये डायग्राम जो बने वो आपके इक्वेशन से मैच करे, वहां से डिनोट हो सके, अच्छे से देखा जा सके कि कैसे बनाया गया है। अगर वी आर को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 8 क्या कह रही है, आई की भी डायरेक्शन यही होगी। एक अगर हमने बना लिया तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, वेक्टर आई की भी डायरेक्शन यही होगी, बस केवल मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। वेक्टर आई इसी डायरेक्शन में होगा। अब देखो फाई यहां पर हम पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, फाई पॉजिटिव है तो आपका 11 से देखो VL की डायरेक्शन क्या होगी, π/2 ऐड हो गया, यहाँ पे π/2 ऐड हो गया, यानी कि डायरेक्ट परपेंडिकुलर इधर होगा, π/2 ऐड कर दीजिए तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ना, ये डायरेक्शन किसकी होगी, वेक्टर VL की, ये डायरेक्शन। और VC की डायरेक्शन क्या आएगी, π/2 यहां पर सब्ट्रैक्ट हो गया है, यानी उससे π/2 कम इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा वेक्टर VC। ये देखो तीनों वेक्टर बन गए। रिजल्टेंट वेक्टर V अगर दिखाएंगे तो VR से कितना डिफरेंस दिख रहा है, V में जो वेक्टर V है वो वेक्टर I से फाई एंगल अधिक है, क्योंकि ये फाई एंगल कम है, माइनस फाई है, यहाँ पे फाई ऐड कर देंगे तो वेक्टर V टोटल वोल्टेज की डायरेक्शन दिख जाएगी, तो उसको यहाँ पर फाई ऐड कर देंगे। यहाँ पे फाई क्या है, पॉजिटिव लिया गया है, तो ऐड होकर के किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो कुछ इस तरह से पॉजिटिव एंगल लिया जाएगा एक्स एक्सिस से या रियल एक्सिस से, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर V जो आपके फाई एंगल से
जा रहा है वेक्टर v, और इसका जो फॉर्मेट बनेगा टोटल यही है, इन तीनों का सम अप करेंगे तो वेक्टर v के ही बराबर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा वेक्टर v जो है वो कैसे लिखा जाएगा, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, केस क्या है, ओमेगा एल 1/ओमेगा c से बड़ा है, यानी फाई जो है उसको हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक है, ये केस है, इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर वी एल प्लस या वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, इन तीनों को सम करेंगे तो ये वेक्टर निकल करके आएगा। ठीक है, अब अगर बराबर हो जाए, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c हो जाए तो फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई 0 हुआ तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो फाई अगर 0 हो गया तो जिस डायरेक्शन में आपका रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वी आर, उसी डायरेक्शन में करंट भी है और इसी डायरेक्शन में टोटल वोल्टेज भी है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसी डायरेक्शन में टोटल वोल्टेज भी है हमारा वेक्टर v, और वी आर से वी एल क्या है, 90 डिग्री है पॉजिटिव। फाई यहां पर 0 ले लिया गया है, फाई जो है वो 0 हो जाएगा। फाई 0 हो जाएगा तो सारी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका वी एल हो जाएगा वेक्टर, और यहां पर वेक्टर वी सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वेक्टर वी सी, ये हो गया वेक्टर वी एल, और इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर वी और वी आर और आई एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, ये बात बताई जा रही है यहां पर, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, अब तीसरा केस लेकर के चलिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये रियल है, अभी आर आर कंफ्यूजन हो जाएगी, ये इमेजिनरी है, आई की डायरेक्शन नहीं है, बना ही दे नहीं तो फिर ये रियल है। ठीक है, ऐसे केसेस वहां पर क्यों नहीं राइज हुए, क्योंकि वहां पे एक ही क्वांटिटी रहती थी, इसीलिए जो जे के साथ रहती थी एक ही क्वांटिटी एक्सएल या एक्ससी रहती थी, इसीलिए हम वहां पर पिछले केसेस में राइजेस नहीं हुए। पर यहाँ पे जब तीनों हमने स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे केसेस बन के आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट वही होगा यहाँ पर भी, वी आर जिस डायरेक्शन में है वो तो रहेगा, उसी डायरेक्शन में आई भी है वो भी रहेगा, इसी डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर वी एल है और 90 डिग्री निगेटिव वी सी है, ये तो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन फाई बदल रहा है, इसलिए नोटेशन जो है वो बदल रही है। कैसे बदल रही है, वेक्टर v की डायरेक्शन बदल रही है। मान लो इस डायरेक्शन में वेक्टर i है और वी आर है, तीसरे केस में यहां पर वी एल होगा, क्योंकि हमेशा वी आर से 90 डिग्री अधिक होता है और ये 90 डिग्री कम होता है, ये वी सी हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, ये बातें हो गई। अब देखो जो वेक्टर v है वो यहाँ पे तीसरा केस हम लेकर के चल रहे हैं, ओमेगा एल इज लेस देन 1/ओमेगा c, इसका मतलब फाई क्या होगा, वो निगेटिव होगा, और वेक्टर v में फाई का टर्म माइनस करना पड़ेगा। अगर फाई निगेटिव हुआ तो ध्यान दो, वेक्टर i जो है फाई निगेटिव होने की वजह से ओमेगा टी प्लस फाई है, अगर ओमेगा टी लेके आना है तो इसमें माइनस फाई को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, यानी ये वाला टर्म जो है इक्वेशन 7 वो निगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, देखो इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट बन जाएगा निगेटिव में। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी हैं। और इसको नाम देंगे हम लोग वेक्टर v, ये फाई एंगल है निगेटिव में, और इसके किसके बराबर है, वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल। तीनों केसेस का मतलब क्या है, देखो तीनों केसेस का मतलब, पहले केस का मतलब ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी, जब इंडक्टेंस की वैल्यू अधिक हो जाएगी तब ये सर्किट पूरी की पूरी इंडक्टिव बिहेवियर दिखाएगी। ठीक है, फाई वहां पर पॉजिटिव होगा,
जब दोनों बराबर हो गए इसको बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन, ठीक है। इसको रेजोनेंट कंडीशन बोलेंगे जिसमें ओमेगा एल ओमेगा सी एक दूसरे को कंपेंसेट कर देंगे, वह ओमेगा एल 1/ओमेगा सी। और ये सर्किट कैसी दिखेगी, जैसे लगेगा केवल रेजिस्टेंस है। देखो वैल्यू वोल्टेज की दिखा रही है एक ही डायरेक्शन में, रजिस्टिव सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। और ये सर्किट जो बनेगी वो किस तरह बिहेव करेगी, कैपेसिटिव सर्किट की जगह, जब ओमेगा एल इज लेस देन 1/ओमेगा सी हो जाए, ठीक है। तो ये कैपेसिटिव सर्किट बनेगी। तो इंडक्टिव में फाई पॉजिटिव में है और यहां पर निगेटिव में है। ये जो टोटल वोल्टेज है ये आप पिछले केसेस की सर्किट को देख सकते हैं, उसी तरह का वेक्टर डायग्राम भी है, इसीलिए ये बताया जा रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू भी बता रही है, अगर बढ़ गई इसकी वैल्यू 1/ओमेगा सी की, इसका मतलब ये कैपेसिटिव बिहेवियर दिखाएगी सर्किट। तो इस तरह से तीन केसेस यहाँ पर एराइज हुए हैं। इंपीडेंस के लिए भी 3 केसेस हमने एक साथ ही बना दिए, अलग बना सकते थे, अलग अलग भी बना सकते थे, एक साथ बना दिया है, ठीक है। पर आप अलग अलग बनाइएगा जैसे जैसे मैंने बताया है, इन सबको डिनोट करिएगा। ये लाइन एक बार बनाइएगा, फिर अगले में फिर ये लाइन का अंतर रहेगा, ये नहीं रहेगा, तीसरे वाले में ये लाइन रहेगी, ये दोनों नहीं रहेगी, ठीक है। इस तरह से अलग अलग भी बनाइएगा आप। तो ये हो गया आपका टोटल एनालिसिस। अब देखो यहां पर जो एक और टॉपिक है इसकी एनालिसिस में, वो है जेड पर और एंगल फाई को जो हमने बताया हुआ पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल एनालिसिस करने की बात हो रही है। इसी में एक और टॉपिक ऐड होकर के आता है जिसकी हमें डिटेल एनालिसिस होगी। वो क्या है, देखो नाम है उसका डिपेंडेंस ऑफ द इंपीडेंस जेड डिपेंडेंस ऑफ इंपीडेंस जेड द करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट। अभी हमने देखिए करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट का ग्राफ बनाया भी नहीं है, सब में बनाते थे आई नॉट का ओमेगा के साथ। एंड द फेज एंगल फाई, इसको अलग से यहाँ डिस्कस करना पड़ रहा है। एंड द फेज एंगल, जो आई नॉट है उसको हमें यहाँ पे अलग से हेडिंग लगा करके लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है, ठीक है। फेज एंगल फाई ऑन द फ्रीक्वेंसी। अब इन तीनों की डिपेंडेंसी हम लोग किस पे देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, इस पर हमें डिपेंडेंसी देखनी है, ठीक है। ये है आपका टॉपिक। तो देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपीडेंस जेड, द मैग्नीट्यूड ऑफ impedance Z, the magnitude of impedance Z is given by, ये मैग्नीट्यूड कैसे दिया गया है, मॉड ऑफ Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेयर द रिएक्टेंस, वेयर इसको नाम क्या दिया गया है, रिएक्टेंस, या दोनों का टोटल रिएक्टेंस है। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, एक्स इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ये पार्ट है इसमें, ठीक है। इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, ये पार्ट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, देखिए इस पार्ट में फ्रीक्वेंसी का इन्वॉल्व है, ठीक है। सिंस इट अपीयर्स एज ए स्क्वायर इन जेड, सिंस इट अपीयर्स एज a square in mod of Z, द मिनिमम वैल्यू, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ
mod of z will occur when x is equal to 0 or omega L is equal to 1 by omega c। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो ओमेगा क्या आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी। ओमेगा कब इसके बराबर हो जाएगा, दोनों वैल्यू कब बराबर होंगी, जब ओमेगा की वैल्यू 1 बाई रूट एल सी के बराबर हो। इसको हम लोग नाम देते हैं ओमेगा नॉट, या ओमेगा कहो सिंपल सीधे, ठीक है, या ओमेगा नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी जब ये आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। जब ओमेगा एल 1 बाई ओमेगा सी के बराबर हो जाए तब ये वैल्यू आपकी निकल करके चली आएगी एक्स इक्वल टू 0 और जेड सबसे मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब किसके, केवल आर के बराबर हो जाएगा, एक्स तो 0 हो गया, ठीक है। अब देखो फॉर दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा, फॉर दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा z is equal to z minimum इक्वल टू केवल किसके बराबर हो जाएगा, r के, ठीक है। एज ओमेगा इंक्रीजेस फ्रॉम ओमेगा नॉट, एज ओमेगा इंक्रीजेस फ्रॉम ओमेगा नॉट यानी 1 बाई रूट एल सी जो हमने लिया हुआ है यहां पर, को बोल दीजिए से ओमेगा नॉट, ठीक है। फ्रॉम ओमेगा नॉट एक्स विल एक्वायर ए नॉन जीरो, जो एक्स होगा रिएक्टेंस वो क्या हो जाएगा, विल एक्वायर अ नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू, और नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा इस वैल्यू से ओमेगा नॉट से, वैसे वैसे ये वैल्यू पॉजिटिव बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। एंड सो विल एक्स स्क्वायर, एंड सो विल एक्स स्क्वायर। देखो अगर एक्स बढ़ेगा तो एक्स स्क्वायर भी उसी तरीके से बढ़ेगा, वो बात कही जा रही है, ठीक है। हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड विल इंक्रीज, हेंस अब मैग्नीट्यूड ऑफ जेड भी बढ़ेगा, विल इंक्रीज। जो बातें हम बता रहे हैं उसको लिख भी रहे हैं, ठीक है। एज ओमेगा डिक्रीजेस फ्रॉम ओमेगा नॉट, एज ओमेगा डिक्रीजेस फ्रॉम ओमेगा नॉट एक्स विल एक्वायर ए नॉन जीरो नेगेटिव वैल्यू, कामा एक्स क्या हो जाएगा, विल एक्वायर, एक्स तो आपका निगेटिव में आएगा, विल एक्वायर अ नॉन जीरो नेगेटिव वैल्यू, नॉन जीरो नेगेटिव वैल्यू, बट एक्स स्क्वायर विल, देखो एक्स तो निगेटिव हो जाएगा पर ये तो अभी भी विल स्टिल हैव ए पॉजिटिव वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे निगेटिव का वो पॉजिटिव आएगा, हैव ए पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। हम लिखते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं, समझते चलिएगा एक एक चीज, बार बार पढ़ के समझाएंगे तो समय लगेगा, आपका सिलेबस बहुत पीछे है, ठीक है। हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड विल इंक्रीज इन दिस केस आल्सो, फिर भी अब जेड जो है वो बढ़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बढ़ रहा है, विल इंक्रीज इन दिस केस आल्सो, इन दिस केस आल्सो, ठीक है। दिस इज शोन बाय ग्राफिकली, दिस इज शोन by graphically as, देखो
जैसे जैसे आपका ओमेगा की वैल्यू बदल रही है वैसे वैसे हमारा जेड के बारे में प्रेडिक्शन जो है वो अलग अलग आ रही है। तो ग्राफ हम बनाते हैं, देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी हो गई। अब रियल एक्सिस बना लो, दोनों एक्सिस बना लिया हमने। नाम भी दे दो इनका, इसको नाम दे दो इमेजिनरी एक्सिस, ये है रियल एक्सिस। ठीक है, अगर इस एक्सिस पर ओमेगा को दिखाया जाए और इस एक्सिस पर जेड को दिखाया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ओमेगा के एक फिक्स वैल्यू पर मिनिमम होगा। ठीक है, यानी ओमेगा नॉट पर मान लेते हैं वो ओमेगा नॉट वैल्यू ये है ओमेगा नॉट, जिस पे वैल्यू यहां पर मिनिमम है। और जैसे जैसे यहां से हम लोग वैल्यू घटा रहे हैं ओमेगा नॉट से, तब भी जेड बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ओमेगा नॉट से बढ़ा रहे हैं तब भी जेड की वैल्यू बढ़ रही है, स्क्वायर के फॉर्मेट में ऐसे। ठीक है, यानी एक पैराबोलिक पाथ दिख रहा है, एक पॉइंट पर वो पाथ मिनिमम है, बाकी हर जगह पे मैक्सिमम है, केवल ओमेगा नॉट पर ये वैल्यू मिनिमम आ रही है। ठीक है, ये हो रहा है। इसको आप मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी अपने आप, कहाँ पर वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। जो हमने लिखा है डायरेक्ट, इसको मैक्सिमम मिनिमा यूज करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ओमेगा नॉट मिनिमम है, और इसी केस में जो जेड है वो किसके बराबर हो जाता है, टोटल आर के बराबर हो जाता है। ठीक है, बाकी अदरवाइज केस में इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। तो ये आपका यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, यानी आर की वैल्यू जैसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये डिप आएगी। आर अगर स्मॉल है तो यहाँ पर, इससे स्मॉल लिया तो यहाँ पर कहीं आएगी आर, ऐसे बना देंगे ग्राफ। अगर आर को बड़ा ले लिया तो और थोड़ा ऊपर बना देंगे। ठीक है, आर के अकॉर्डिंग ये जो मिनिमम पॉइंट है वो आता जाएगा, उसी से वैल्यू बढ़ेगी और घटेगी। ठीक है, आर से ही ऊपर रहेगा ये ग्राफ, शिफ्टिंग हो गई है आर से ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से करंट का देखो, अगर जेड की वैल्यू पता चल गई कैसे ओमेगा के साथ बढ़ या घट रही है, तो हम लोग करंट आई नॉट को भी देख सकते हैं, मैक्सिमम करंट जिसकी बात हम कर रहे थे उसके साथ क्या होगा उसको भी देख लो। द करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट, देखो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ग्राफ है, नाम लिखिएगा इसका, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ जेड, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का नाम है। ठीक है, करंट के बारे में देखो, द करंट एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम करंट का अमाउंट है वो कैसे बदलेगा। द करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट which is V naught by magnitude of Z will show an inverse behavior, will show an inverse behavior। क्यों इनवर्स बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि ये नीचे है ना Z, ओमेगा के बढ़ने के साथ साथ ओमेगा नॉट से अगर वैल्यू बढ़ रही है तो Z बढ़ रहा है, और ओमेगा नॉट से वैल्यू घट रही है तब भी Z बढ़ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, आई नॉट घटेगा, उल्टा हो जाएगा बस, क्योंकि ये नीचे है। विल शो इनवर्स बिहेवियर, विल शो इनवर्स बिहेवियर बीइंग मैक्सिमम करंट मैक्सिमम कब होगी, जब जेड मिनिमम होगा। जेड मिनिमम कब होगा, जब वैल्यू उसकी आर के बराबर होगी, यानी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर होगी। फॉर ए फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट and falling off on either side of it, and falling off on either side, यानी इसके दोनों तरफ वैल्यू घटती चली जाएगी। ठीक है, falling off on either side of it।
एज सोन इन फिगर। फिगर में हम इसको दिखा भी रहे हैं कैसे। फिर से एक आपकी इमेजिनरी एक्सिस हो गई, एक आपकी रियल एक्सिस हो गई। नाम हम दे रहे हैं इसको, ये ओ हो गया, इसको नाम दे दिया इमेजिनरी एक्सिस, इसको नाम दे दिया रियल एक्सिस। ठीक है, यहां पर पॉइंट ओ है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, जब वैल्यू ओमेगा नॉट पर है तब ये मैक्सिमम है। मान लो यहां पर वैल्यू है करंट, यहां पर फ्रीक्वेंसी बदल रही है, इसको मान लो ओमेगा नॉट है, यहां पे फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा दिखाया रियल एक्सिस पर, और आई नॉट यहां पर दिखा रहे हैं। वैल्यू इसकी कितनी है, वी बाई जेड, ये है। तो यहां पर देखो वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब जेड की वैल्यू आर के बराबर हो, यानी वी नॉट बाई आर है। और यहां से वैल्यू घटती चली जा रही है इसकी, जैसे जैसे ओमेगा नॉट से वैल्यू हम घटा रहे हैं, और जब ओमेगा नॉट से वैल्यू बढ़ा रहे हैं तब भी वैल्यू घटती हुई चली जा रही है। कुछ ये ग्राफ दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। आर पर डिपेंडेंसी है, अगर आर स्मॉल है तो ये हो गया, अगर आर को लार्ज ले लें तो कुछ इस तरह से फिर से आएगा, ओमेगा नॉट पर ही वैल्यू मैक्सिमम होगी, ऐसे बन जाएगा ग्राफ। ये मान लो R1 के लिए हमने बनाया एक रेजिस्टेंस, एक R2 रेजिस्टेंस लगा दिया। जब R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा तो जो ये पीक है वो नीचे आ जाएगी, यहाँ पर V नॉट बाई R1 है, V नॉट बाई R2। ऐसे पिछले केस में भी एक और R ले लीजिए, ये R1 है, ये वैल्यू अगर R2 इससे बड़ी हो गई तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। देखो मिनिमम वैल्यू फिर भी यही ओमेगा नॉट पर ही रहेगी, कुछ इस तरह से बनाना इसको, ऐसे बनाना, ठीक है, ताकि ओमेगा नॉट पर मिनिमम वैल्यू दिखे। ये R2 हो जाएगा, यहाँ पर भी R2 इज ग्रेटर देन R1 है, ठीक है, R2 इज ग्रेटर देन R1, थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, बस ऐसे ही बनेगा। इसके इस साइड भी बढ़ेगा और इस साइड भी बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ती जा रही है जेड की, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी ये करंट आई नॉट पीक की जो वैल्यू होगी, इस पीक से इस तरफ भी घटती चली जाएगी, इस तरफ भी घटती चली जाएगी। यही ग्राफ है और ग्राफ की समझ है, ये दोनों होनी चाहिए आपके अंदर, तब समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। इस तरह के सर्किट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंट सर्किट। जब आपका वैल्यू ओमेगा और ओमेगा नॉट पर वैल्यू चेक की जाएगी, ठीक है, यानी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है जेड की जिस पर, उसको बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए तो सीरीज जो रेजोनेंट सर्किट इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा नॉट, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, नाम दे ले रहे हैं हम लोग। यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जा रही है, इंडक्टेंस के क्रॉस और कैपेसिटेंस के क्रॉस जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जा रही है, रिएक्टेंस मैच कर जा रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। फ्रीक्वेंसी तो हमेशा दोनों के क्रॉस वही लग रही है, वोल्टेज की अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की सर्किट में, लेकिन जब ये कंडीशन आती है ओमेगा नॉट 1/√LC के बराबर है तो दोनों का इंडक्टिव बिहेवियर जो है और कैपेसिटिव बिहेवियर बराबर आ जा रहा है, यानी जो रिएक्टेंस उसका है वो बराबर आ रहा है। दोनों का जब रिएक्टेंस बराबर आ जा रहा है तो उस टाइप की सर्किट को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट या सीरीज रेजोनेंस सर्किट या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसका नाम दिया गया है, ठीक है। अब फेज एंगल फाई के बारे में देख लो, उसकी वैल्यू कैसे पॉजिटिव निगेटिव अभी जो हो रही थी कैसे होगी, बहुत आसान है। नाउ द फेज एंगल फाई is given by equation देखो फेज एंगल कैसे दिया गया है, tan फाई इक्वल टू एक्स बाई आर, एक्स यहां पर क्या है, एक्स एल प्लस एक्स सी है, बाई आर,
एक्सएल क्या है, ओमेगा इंटू एल है, और ये क्या है -1 बाई ओमेगा इंटू सी है बाई आर। ये tan फाई आपका है, देखो tan फाई। अब tan फाई की वैल्यू ओमेगा पे डिपेंड कर रही है ना, ओमेगा जब ओमेगा नॉट के बराबर होगा तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, और दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो वैल्यू जीरो, यानी फाई जीरो हो जाएगा। तो इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ ऑफ दिस फेज एंगल फाई इज गिवन एज, ग्राफ हम लोग इस तरफ बना रहे हैं, कैसे है देखो, इमेजिनरी एक्सिस और एक रियल एक्सिस, ऐसे हमने बना दिया, 90 डिग्री पर होने चाहिए। नेमिंग कर दे रहे हैं सबकी, ये ओ है ओरिजिन, ये है रियल एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ पर ओमेगा नॉट था, यहाँ पर अगर हम ओमेगा इस एक्सिस पर दिखा रहे हैं और इस एक्सिस पर एंगल फाई दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर वैल्यू यहाँ पर ओमेगा नॉट है तो क्या होगा, फाई की वैल्यू जीरो होगी, यानी यहाँ पर होगी, ठीक है, दोनों वैल्यू यहीं पर पड़ेगी। अब ओमेगा नॉट से वैल्यू अगर हम लोग कम लेकर के चलें तो फाई निगेटिव होता जाएगा, ठीक है, फाई निगेटिव होगा। वो कैसे होगा, देखो कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे ओमेगा की वैल्यू एकदम जीरो कर लें तो ओमेगा की वैल्यू जीरो हुई तो क्या होगा, ये टोटल tan जीरो आ जाएगा। और किस पे जीरो होता है वैल्यू tan की, tan फाई जीरो किस एंगल पे होगा, -π/2 पर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे यहां से वैल्यू बढ़ाएंगे ये किस तरफ टेंड करेगी, कुछ इस तरह से, कहां तक जाएगी, +π/2 तक। तो tan की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में ही तो बदलती है, तो ये हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको ग्राफ का बिहेवियर दिखेगा, tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल -1 बाई ओमेगा सी बाई आर का। ओमेगा नॉट पे फाई की वैल्यू होगी जीरो, और ओमेगा नॉट से जैसे जैसे वैल्यू हम लोग घटाते चले जाएंगे तो जो x होगा या ओमेगा एल -1 बाई ओमेगा सी निगेटिव होता चला जाएगा, वो निगेटिव में -π/2 तक जाएगा। और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती चली जाएगी, और ये वैल्यू जाके यहाँ पे टेंड करेगी। ओमेगा की वैल्यू बढ़ाओ तो देखो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी और ये बढ़ती चली जाएगी, तो वैल्यू पॉजिटिव होती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू घटाना शुरू करेंगे ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी और ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और वैल्यू निगेटिव में -π/2 तक जाएगी, ठीक है। इसीलिए फाई को कुछ इस तरह से tan फाई को दिखाया गया ग्राफ, ध्यान दीजिएगा। इस ग्राफ का बिहेवियर थोड़ा सिमेट्रिकल दिखना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। कुछ ऐसे जैसे ऊपर बनाया है वैसे यहाँ पर भी। ये एक आर के लिए था, जब आर की वैल्यू आप लार्ज कर देंगे, ये मान लेते हैं R1 के लिए है, अगर वैल्यू लार्ज किया तो यही ग्राफ कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये फॉर R2 के लिए है, यहां पर केस क्या है, R2 इज ग्रेटर देन R1 है। अगर tan थीटा का ग्राफ आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, ये क्या खुल रहा है भाई, tan थीटा का अगर आपको ग्राफ पता होगा तब आप इसको बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। आपको फाई इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग, tan इनवर्स थीटा का ग्राफ पता होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में कैसे बदलता है, तब ये ग्राफ आप समझ पाएंगे आसानी से कैसे बन रहा है, वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे बदल रहा है। ओमेगा जैसे जैसे ओमेगा नॉट है तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, यानी tan फाई की वैल्यू जीरो,
tan फाई 0 हो गया, यानी फाई जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं या निगेटिव में ओमेगा नॉट से घटाते चले जा रहे हैं 0 की तरफ, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है, कहाँ पे जा रहे हैं -π/2 तक, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह से यहां तक जा रहे हैं +π/2 तक फाई की वैल्यू, ठीक है, ओमेगा जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी के बीच में ग्राफ ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है, लगातार। तो पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2 होती है, ये याद रखेंगे। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे उसके बारे में एक बार खोल करके देखिएगा कि जो tan इनवर्स फंक्शन होता है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है tan इनवर्स थीटा की, ये -π/2 से +π/2 तक होती है। अगर कोई ग्राफ बनाया जाता है इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है, tan इनवर्स थीटा का ग्राफ। तो यहाँ पे जो फाई आएगा वो क्या आएगा, देखो tan इनवर्स ऑफ दिस ओमेगा L अपान ओमेगा C अपान R, ये आएगा। अब इसकी वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे फाई बदलेगा। फाई किसके किसके बीच का होगा, -π/2 से +π/2 के बीच में हम बना रहे हैं इसको, ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। इतना हो गया आज के लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा सर्किट कंटेनिंग, यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया हुआ या सब कुछ जो भी एनालिसिस हुई है, ध्यान दीजिएगा, वो सीरीज सर्किट के लिए हुई है। सीरीज सर्किट कहाँ बनी है आपकी, ये। अब इन तीनों को सीरीज की बजाय पैरेलल हम लोग ऐड करेंगे, तब देखेंगे कैसा होगा बिहेवियर, ठीक है। ये दोनों आपके सिलेबस में, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ये लेक्चर यहीं पे पिंड हो रहा है आपका, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे जल्दी, थोड़ी ब्रेक लेकर के अभी इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक, इसके बाद हम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है। थैंक यू।